Hello dear students, this is lecture number 5 on continuity. आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंटरवल में कंटिन्यूटी का आज हम लोगों को कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन एन इंटरवल डिस्कस करना है। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट हम ऑलरेडी पहले 4 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और उनके ऊपर जो जो रिजल्ट्स बन सकते थे वो सारे रिजल्ट्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो चलिए समझते हैं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, इसका क्या मीनिंग होता है? A function f is said to be continuous, is said to be continuous in an open interval, in an open interval AB if it is continuous, यानी it is से हमारा मतलब क्या है यहाँ पर फंक्शन से। if fx is continuous, if fx is continuous for all x, for all x belongs to open interval AB। मतलब क्या होगा कि कोई फंक्शन किसी ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस तभी होगा जब वो उस इंटरवल के अंदर लाई करने वाले हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन मन में ये उठ रहा होगा कि हर पॉइंट पे हम चेक कैसे करेंगे? भाई इंटरवल जो होता है वो तो एक इनफाइनाइट सेट होता है, तो हर पॉइंट को उठा उठा के चेक नहीं किया जा सकता। तो इसमें बेटा आपको ध्यान रखना है दो बातों का। एक, जिस पॉइंट्स पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही हो, एक तो उन पर चेक करते हैं, क्योंकि जहां पर डेफिनेशन नहीं बदल रही है उस केस में आप देखोगे कि आप उसको देख के पहचान लोगे कि ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। मैं वो एग्जांपल से भी आपको क्लियर करूंगा। दूसरी बात, आप जो है इसके अंदर कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो, लेट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी एन arbitrary point, be an arbitrary point, then arbitrary से मतलब क्या होता है? कोई भी पॉइंट हो सकता है, स्वैच्छिक अपनी मर्जी से उठाया कोई भी पॉइंट, और इस पॉइंट पर आप दिखा रहे हो कि f ऑफ c प्लस इज इक्वल टू f ऑफ c माइनस इक्वल टू f ऑफ c। दिस इंप्लाई दैट f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, जो कि ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करने वाला कोई भी पॉइंट है। तो हमने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाया और उस पर दिखा दिया कि भाई ये जो है उस पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर RHL, LHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ रही है, इट मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो बेटा ये हो गया कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल का मीनिंग। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल से क्या मतलब है। तो सेकंड डेफिनेशन है कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, तो इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ए फंक्शन fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल ए बी, इन ए क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ fx इज कंटिन्यूअस। अब इसमें आपको 3 बातों का ध्यान रखना है, 3 बातों। इफ fx इज कंटिन्यूअस इन, फर्स्ट, fx इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी। एक तो ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए,
जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। सेकेंड पॉइंट एफ इज, ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट, इस पर राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए। एफ इज राइट कंटिन्यूअस, एफ इज राइट कंटिन्यूअस एट ए। राइट कंटिन्यूअस एट ए का मतलब है दैट इज एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस ये इक्वल होने चाहिए। एफ इज राइट कंटिन्यूअस एट ए मींस एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस इक्वल है। थर्ड, एफ इज लेफ्ट कंटिन्यूअस, एफ इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू बी। लेफ्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, एफ ऑफ बी माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। वैसे भी यहां पर आप एक बात समझो कि जैसे ये क्लोज इंटरवल ए बी है, तो ए पर जब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो इसका राइट नेबरहुड एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर लेफ्ट करता ही नहीं है, इसलिए ए पर वैल्यू और ए प्लस पर वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। बी के राइट में कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बी का लेफ्ट नेबरहुड एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए बी और बी माइनस पे वैल्यू हम चेक करते हैं। तो इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, मतलब आपको ये दिखाना है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। इसको बोलेंगे राइट कंटिन्यूटी, वेयर h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। और इसका मतलब क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ b माइनस h इज इक्वल टू एफ ऑफ b। तो ये हो गया बेटा कंटिन्यूटी इन ए क्लोज इंटरवल का मीनिंग। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो हम समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि कंटिन्यूटी जो है हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, एक है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट और एक है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो इन दोनों से ही एक एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल 1, fx इक्वल टू 2x plus 3 when -3 less than equal to x less than -2, x plus 1 when -2 less than equal to x less than 0, x plus 2 when 0 less than or equal to x less than or equal to 1 is discontinuous, at x equal to 0 and continuous at every other point in the closed interval -3 to 1। देखो अब यहां पर आपको हमें ये शो दैट क्वेश्चन इस प्रकार से था, शो दैट fx इक्वल टू 2x plus 3 when -3 less than equal to x less than -2, x plus 1 -2 less than equal to x less than 0, x plus 2 0 less than equal to x less than equal to 1। ये x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, पहले तो हमें ये दिखाना है, और 0 को छोड़ के बाकी सभी जगहों पर ये इस क्लोज इंटरवल -3 से 1 में कंटिन्यूअस होगा, ऐसा हमें दिखाना है। देखो मैंने आपको बताया था कि दो बातों का आपको ध्यान रखना है, एक तो जहां पर डेफिनेशन चेंज हो रही है और दूसरा जो एंड पॉइंट्स। तो आप एक बात देखो, fx जो है वो 2x plus 3 यानी कि पॉलिनोमियल है, कहां से कहां तक, -3 से 2 में, लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, एवरीवेयर। तो आपको -3 से 2 में इसकी कंटिन्यूटी पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, -2 से 0 में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
0 से 1 में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन हमें पूरा -3 से 1 में चेक करना है, तो हमें उन पॉइंट्स पर चेक करना होगा जहां पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो देखो सबसे पहले तो मैं जो दिखाना है कि इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0, तो आप देख लो f(0) देखो 0 माइनस के लिए आपको ये डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 1, और f(0) की जो वैल्यू है 0 प्लस की वैल्यू और f(0) की वैल्यू, ये दोनों क्या है 2 है। तो आप देख सकते हो कि इससे ये प्रूफ हो गया कि f इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। अच्छा, 0 को छोड़ के बाकी सभी जगह कंटिन्यूअस है, ये चेक करने के लिए आपको जहां जहां डेफिनेशन बदल रही है वो पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स पर चेक करना है। तो देखो नाउ f(-3) एंड f(-3+), क्योंकि ये जो एंड पॉइंट है -3 बेटा, इस पे आपको राइट कंटिन्यूअस करनी है, तो -3 पे वैल्यू और -3+ पे, यानी कि -3 के नेबरहुड में, राइट नेबरहुड में वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो -3 पर और -3+ पर दोनों ही जगह पे आपको 2x + 3 यूज करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 × -3 + 3 दैट इज इक्वल टू -3। इसका मतलब ये हो गया कि f इज राइट कंटिन्यूअस एट x = -3। आप चाहो तो वो मतलब h टेंड्स टू 0 वाला भी लगा सकते हो, और आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो। और देखो f(-3+) निकालना है आपको, तो f(-3) बाय डेफिनेशन इट इज होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(-3 + h). -3 + h इज समथिंग ग्रेटर देन -3, और जब ग्रेटर देन -3 है तो ये वैल्यू आपको यूज करनी पड़ेगी, मतलब ये वाली डेफिनेशन। तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(-3 + h) हो जाएगा 2 × -3 + h + 3। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो h की जगह आपने 0 रख दिया, 2 × -3 -6 + 3, तो -3 आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने ये कंफर्म कर दिया कि भाई x = -3 पर फंक्शन जो है वो राइट कंटिन्यूअस है। उसके बाद डेफिनेशन चेंज हो रही है -2 पर, 0 को हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो -2 पर हमें LHL, RHL और वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने एट x = -2 चेक किया, LHL फाइंड किया, f(-2) बाय डेफिनेशन ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f(-2) -h होता है। -2 -h इज लेस देन -2, लेस देन -2 में आपको ये डेफिनेशन यूज करना है 2x + 3। आपने इसको यूज किया, इसकी वैल्यू -1 आ गई। इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई कभी मैं h टेंड्स टू 0 वाला लगा लेता हूँ, कभी बिना उसके। ये मैं बीच बीच में इसलिए बताता रहता हूँ कि बोर्ड में तो आपको ऐसे ही करना है। हालांकि अगर आपको f(-2) निकालना था, तो -2 में आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करते सीधा सीधा आंसर आ जाता है। आंसर दोनों से ही आता है। f(-2) और f(-2+) वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे, उनकी वैल्यू भी -1 आती है। इससे ये प्रूफ हो गया कि x = -2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसके बाद x = 0 पर हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, स्टार्टिंग हमने x = 0 पे की थी। अब हमारा राइट हैंड पॉइंट आ गया और वो है x = 1। तो x = 1 पे हमें क्या करना है, लेफ्ट कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एट x = 1, x = 1 पे देखो भाई, f(1) जो है वो 1 + 2 मतलब 3 होगा, और f(1-) बाय डेफिनेशन ये क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - h)। हालांकि आप समझ गए होंगे 1 - पे भी आपको x = 1 इसी में ही पुट करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - h) क्या होगा, 1 - h + 2। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे h की जगह 0, तो 1 + 2 3 आ गया। इसका मतलब f इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x = 1। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला कि ये जो फंक्शन है ये x = 0 को छोड़कर बाकी इस पूरे क्लोज इंटरवल -3 से 1 में कंटिन्यूअस है। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि
किसी भी इंटरवल में कंटिन्यूटी का मतलब आपको ध्यान कहाँ रखना है, जहां पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, जिन पॉइंट्स पर डेफिनेशन चेंज हो रही है उन पॉइंट्स पर जनरली चेक करते हैं। जहां पर डेफिनेशन नहीं बदल रही है उस इंटरवल में मैक्सिमम टाइम्स आप देखोगे, आप देख के बता दोगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल 2, let f(x) equal to limit n tends to infinity 1 upon 1 plus n sin square x, then find f of pi by 4. Also comment on the continuity at x equal to 0. तो देखो भाई, f of pi by 4 क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो एज इट इज। अब आप पाई बाय 4 x की जगह पे पुट कर रहे हो, तो 1 अपॉन 1 प्लस n इंटू साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/2 हो गया, तो n इंटू 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन जो है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 अपॉन 2 प्लस n, और आप इसको इजीली देख सकते हो कि ये वैल्यू 0 आ गई, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। अब आगे पूछा गया कि भाई कमेंट ऑन द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर हम RHL, LHL और वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। देखो पहले f0 प्लस बाय डेफिनेशन क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h हो गया 1 अपॉन 1 प्लस n साइन स्क्वायर h। ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करने वाली एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो और ये h टेंड्स टू 0 के साथ साथ में यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमने डेफिनेशन लगाई है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी एज इट इज। तो जब आप f ऑफ 0 प्लस फाइंड करोगे, तो लिमिट h टेंड्स 0 f ऑफ 0 प्लस h ये बन गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज, यहां भी आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये तो सेम एज इट इज रहा। f0 प्लस मतलब x पे आपने 0 प्लस किया, तो यहां पर चेंजेस आ रहा है। देखो अब आप जब h की जगह पर 0 पुट करोगे, h की जगह पर 0 पुट करने के बाद आप देख लो कि ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहां पर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। f0 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी कि f ऑफ माइनस h। तो अगेन ये 1 अपॉन 1 प्लस n साइन स्क्वायर h, तो माइनस h होना चाहिए ऐसे। जब आप h टेंड्स टू 0 लगाओगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, 0, तो ये वैल्यू भी 1 आ जाएगी लिमिट n टेंड्स टू लगाने से पहले। और f ऑफ 0 की अगर मैं बात करूं डायरेक्ट f0, तो x की जगह पर 0 डाल दो, तो ये भी 1 आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। बेटा इस क्वेश्चन में एक बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर क्योंकि h एग्जैक्टली 0 नहीं है, h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0, तो ये साइन स्क्वायर h, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक वैल्यू है जो कि 0 से 1 के बीच में होगा। ये साइन स्क्वायर h है, यहाँ पर 0 से 1 के बीच की वैल्यू, मतलब है बहुत स्मॉल, तो वेरी क्लोज टू 0। तो जब इसकी मल्टीप्लाई n के साथ में होगी, यानी कि इन्फिनिटी के साथ में, तो इन्फिनिटी मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने के बाद इन्फिनिटी इनटू ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी इन्फिनिटी होगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी ये एक्चुअली 0 बनेगा, 0। और यही जो है यहाँ पर बनेगा सेम रीजन, क्योंकि साइन स्क्वायर एच जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है 0 से 1 के बीच में। तो RHL और LHL की जो वैल्यू है वो तो 0 आ रही है, और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 है। तो इस क्वेश्चन में
यहां पर आप ये समझ लो कि एफ ऑफ जीरो प्लस और एफ ऑफ जीरो माइनस ये दोनों वैल्यू तो आई जीरो एंड दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो. सो एफ इज डिसकंटिन्यूअस. एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल 3. Comment on the continuity of the function f(x) equal to mod of x minus 1 plus mod of x plus 1 in the closed interval minus 1 से 2. तो देखो बेटो, पहले इसको हम क्या करेंगे, रीडिफाइन कर लेते हैं. रीडिफाइन, बिना रीडिफाइन भी कर सकते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन को में से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी करेंगे. अभी उसके साथ कैसे करना वो भी देखो. देखो एक तो -1 पे डेफिनेशन ये हो रहा है, -1 पे 0 एक 1. तो पहले हमने -1 से 1 के बीच में इसको डिफाइन किया. तो x + 1 तो कट जाएगा इक्वल टू 0 एज इट इज बाहर निकलेगा, और x - 1 जो है वो नेगेटिव होने की वजह से विद माइनस साइन खुलेगा, है ना. तो ये तो हो गया -x - 1 और ये +x + 1. जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी तो दोनों एज इट इज बाहर आ जाएंगे. तो ये x - 1 और ये x + 1. ठीक है. तो क्या आ गया, जब x की वैल्यू -1 से 1 तक है तो x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया 2. और जब x की वैल्यू 1 से 2 तक है तो ये आ गया 2x. अब एक बात देखो, ये आपका फंक्शन है fx. तो f ऑफ -1 यानी कि इस -1 पे तो आपको राइट कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो f ऑफ -1 की वैल्यू 2 है और f ऑफ -1 प्लस की वैल्यू भी 2 है. इसका मतलब f इज राइट कंटिन्यूअस. f इज राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1. अब x इक्वल टू 1 पे देखो, f ऑफ 1 माइनस, तो 1 माइनस के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, वो 2 है. और f ऑफ 1 प्लस और f1 इन दोनों केस में आपको ये डेफिनेशन यूज करनी है, दैट इज अगेन 2. इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 आल्सो. डेफिनेशन भी 1 पे चेंज हो रही थी. f ऑफ 2, अब 2 पे आपको लेफ्ट कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो f ऑफ 2 और f ऑफ 2 माइनस ये दोनों ही वैल्यू के लिए आपको 2 × 2 यानी कि यही डेफिनेशन यूज करनी है. तो वो 4 आ जाएगी. इट मीन्स f इज लेफ्ट कंटिन्यूअस. f इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2. तो कुल मिला के -1 से 2 में ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझो तो मुझे उम्मीद है बच्चों को याद होगा अच्छे से कि हम इसको रीडिफाइन करके और इसका ग्राफ बना सकते हैं. और इसका ग्राफ बना लो. देखो -1 पे और 1 पे कॉर्नर बनेगा, ये -1 है, यहाँ पर ये 1 है. -1 के लेफ्ट में ये ग्राफ जो है ऐसे रहता है और -1 से 1 के बीच में कांस्टेंट हो गया और 1 से आगे ऐसे रहा. लेकिन आपको ये इधर वाला पार्ट नहीं बनाना है, तो इधर का आप छोड़ सकते हो. ये छोड़ दो आप. यहाँ पर -1 पे इसकी जो वैल्यू है वो 2 है. -1 पे इसकी वैल्यू 2 है, ये 0,2. तो और 1 और आगे यहाँ पर कहीं 2 है. तो 2 पे जो इसकी वैल्यू मिल रही है हमें 2 पे, तो 2 पे वैल्यू मिल रही है 4. मतलब आपको केवल ये इतना ग्राफ बनाना था, ये जो आपके सामने बना हुआ है. तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें कहीं भी कोई भी ब्रेक नहीं आ रहा है. अगर आप इसका ग्राफ बना लेते हो तो आप इजीली बता सकते हो कि -1 से 2 में दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 4 बच्चों. टेस्ट द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी.
तो इसमें मैंने दो क्वेश्चन लिया। पहला है एफ एक्स इक्वल टू 2x⁵ माइनस 8x² + 11 अपॉन x⁴ प्लस 4x³ प्लस 8x² प्लस 8x प्लस 4। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट और इंटरवल मेंशन नहीं किया गया। एक बात तो ये, तो इसका मतलब आपको पूरे आर में चेक करना है इसको, है ना, कंप्लीट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। दूसरी बात आप ये देखो कि जो न्यूमरेटर है वो एक पोलिनोमियल फंक्शन है, इट मींस इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। डिनोमिनेटर जो है वो भी कंटिन्यूअस एवरीवेयर, लेकिन जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर किया तो ये बन गया एक रैशनल फंक्शन, तो ये बना एफ एक्स। एफ एक्स एक रैशनल फंक्शन है, तो ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा, जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो। तो आपको केवल पॉइंट्स जो है ना वो फाइंड करने हैं जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो, उन्हीं पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी इसके अलावा सब जगह कंटिन्यूअस होगा। तो x⁴ प्लस 4x³ प्लस 8x² प्लस 8x प्लस 4, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये x² प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। इट मीन्स डिनोमिनेटर कभी 0 होगा ही नहीं, तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है। सो एफ एक्स कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो इस पहले वाले का आंसर तो ये हो गया। अब डिनोमिनेटर में इसमें दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। दूसरे में क्या हो रहा है, 3 sin³ x प्लस cos² x प्लस 1 अपॉन 4 cos x माइनस 2। तो न्यूमरेटर जो है आप देख सकते हो ये हमेशा कंटिन्यूअस है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कोस हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। और कंटिन्यूअस फंक्शंस का सम देखो, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है और कांस्टेंट भी कंटिन्यूअस होता है, और कंटिन्यूअस फंक्शंस का सम कंटिन्यूअस ही होता है। इसी तरीके से 4 cos x और 2 दोनों कंटिन्यूअस हैं, डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता है। इट मींस एफ एक्स को कंटिन्यूअस होना या डिसकंटिन्यूअस होना वो डिपेंड केवल डिनोमिनेटर पे कर रहा है। एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस केवल उन पॉइंट्स पर होगा जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो। तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस at the points where denominator is equal to 0। जब डिनोमिनेटर को आप 0 रखोगे तो cos x इक्वल टू कितना आ गया 1/2, जिसे आप cos π/3 लिख सकते हो। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस π/3, n बिलोंग्स टू z यानी कि इंटीजर्स। तो इन पॉइंट्स पर फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा, इनको छोड़ के बाकी सभी जगह पर कंटिन्यूअस होगा। तो बच्चों आगे क्वेश्चन करने से पहले ये हम लोगों ने जो 4 एग्जांपल इसके ऊपर किए कंटिन्यूटी इन इंटरवल में, ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स थे। अब थोड़ा सा अगर हम टफ लेवल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, जिसमें हमें थोड़ा सा और ज्यादा बढ़िया कंसेप्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें तीन एक्चुअली रिजल्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। उसके बाद उनको अच्छे से समझने के बाद हम लोग जो है कुछ टफ प्रॉब्लम्स जो एक्चुअली बनती हैं एडवांस में, उस प्रकार की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है, फर्स्ट रिजल्ट है एवरी एलिमेंट्री फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, इन सबके ग्राफ भी आपको पता है। तो ये सभी फंक्शंस जो होते हैं वो अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। दूसरा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है और फ्रैक्शनल फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल फंक्शन, ये दोनों ही प्रकार के जो फंक्शन होते हैं वो हमेशा इंटीजर पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं और इंटीजर्स को छोड़ के बाकी सभी जगहों पर कंटिन्यूअस होते हैं। इसलिए जब भी कभी आपके सामने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है और ये पूछा जाए कि इनकी कंटिन्यूटी चेक करो, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि
कंटिन्यूटी उन पॉइंट्स पर चेक करनी है जहां पर ये एफ एक्स इंटीजर बन रहा हो, क्योंकि आपको मैंने बताया ना बॉक्स एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दोनों के दोनों ही फंक्शन ऐसे हैं जहां जो कि इंटीजर पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं। इसलिए जब भी आपके सामने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स या बॉक्स ऑफ एफ एक्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स आए और ये पूछ जाए कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, तो आपको उन पॉइंट्स पर चेक करना है जहां पर एफ एक्स इंटीजर बन रहा हो, चेक करना है। ये नहीं बोला मैंने कि भाई अगर इंटीजर बन रहा हो तो उस पर डिस्कंटिन्यूअस होगा ही होगा, चेक करना पड़ता है, याद रखना, ठीक है। तीसरा जो है, एक आप लोगों ने देखा था कि जो सिग्नम फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन याद करो, सिग्नम फंक्शन क्या था? सिग्नम फंक्शन जो है इट इज 1 व्हेन x इज पॉजिटिव, सिग्नम x की बात कर रहा हूं, 0 व्हेन x इक्वल टू 0 एंड -1 व्हेन x इज लेस देन 0। तो सिग्नम fx जो है ना, जब भी कभी आपके सामने आए सिग्नम fx, तो आपको सिग्नम fx की कंटिन्यूटी उन पॉइंट्स पर चेक करनी चाहिए जहां पर fx 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिग्नम x इक्वल टू 0 पर केवल डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इसलिए सिग्नम fx की कंटिन्यूटी आप कहां पर चेक करेंगे? वेयर fx इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये तीन रिजल्ट आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में एक एग्जांपल इसी लेक्चर में ले रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर 10 कम से कम एग्जांपल जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर रहे हैं, तो आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन सभी, है ना। इस लेक्चर में हम वो 10 क्वेश्चन और इंक्लूड इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है फिर लेक्चर, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर क्वेश्चन डालेंगे 10, और इसके जस्ट बाद में एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में इंक्लूड करने वाले हैं। Example 5. Find the points of discontinuity of fx equal to box of 2 cos x, greatest integer of 2 cos x. x belongs to closed interval 0 से 2 pi. तो बेटा इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व करेंगे। एक तो करेंगे हम लोग बाय ऑब्जर्वेशन कि भाई जैसा मैंने आपको अभी बताया कि बॉक्स ऑफ एफ एक्स कभी भी आपके सामने आ जाए तो आपको उन पॉइंट्स पर फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए जहां पर एफ एक्स इंटीजर बन रहा हो। दूसरा, चूंकि हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, बॉक्स ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना आता है हमें, इसलिए हम इसको ग्राफ से भी सोल्व करेंगे, ठीक है। दोनों तरीके से समझिएगा आपको। तो देखो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई है, तो 2 cos x जो है 2 cos x इज एन इंटीजर इफ फर्स्ट cos x की जो वैल्यू है वो -1 हो जाए या -1/2 हो जाए या 0 हो जाए या 1/2 या 1। इसके अलावा तो 2 cos x इंटीजर बनेगा नहीं। तो 2 cos x इक्वल टू -1 कब हुआ? जब x की वैल्यू पाई हो, क्योंकि हमें x की वैल्यू भी इनके बीच में लेनी है। -1/2 cos x अगर -1/2 है तो x की वैल्यू होगी 2π/3 जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, और एक होगी पाई प्लस π/3 जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। 0 cos x कहां पर होगा? एक π/2 पर होगा और एक 3π/2 पर होगा। 1/2 कहां पर होगा? एक π/3 पर होगा और एक 2π - π/3 पर होगा। 2π - π/3। 1 कहां पर होगा? 1 जो है एक तो 0 पर होगा और एक 2π पर होगा। तो कुल मिला के x की जो वैल्यूज हैं पाई, 2π/3, 4π/3, π/2, 3π/2, π/3, 5π/3, 0 एंड 2π। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज हैं जहां पर 2 cos x इंटीजर बन रहा है, 2 cos x इंटीजर बन रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सारे पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स होंगे। ये बात पक्का है कि जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स होंगे वो इन्हीं में से ही होंगे। तो डेफिनेशन कहां कहां पर चेंज हो रही है वो अपने को ध्यान देना है। तो पहले तो 0 और 2π पे चेक कर लेते हैं। देखो ना,
ये एक्चुअली इनको आप सस्पिशियस पॉइंट्स भी बोल सकते हो या डाउटफुल पॉइंट्स। ये डाउटफुल पॉइंट्स हैं, डाउटफुल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डाउटफुल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहले जीरो पे चेक करते हैं। देखो जीरो पे हमें राइट कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो एफ ऑफ जीरो जब हमने फाइंड किया तो वो आ गया 2 cos 0 यानी कि 2। और एफ ऑफ जीरो प्लस अगर मैं फाइंड करता हूं तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू cos h। cos h जो है वो 0 से 1 के बीच की बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, क्योंकि h 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी है। तो cos 1 से देखो यहां पर एक बात समझ जानते, क्योंकि h जो है वो 0 से 1 के बीच में, ये बात तो पक्का है। जब आप इस पे cos लगाओगे तो cos 1 लेस देन cos h लेस देन cos 0। cos 0 से 1 में ऑपरेट करने के बाद फंक्शन चूंकि cos डिक्रीजिंग होता है इसलिए इनइक्वालिटी बदल गई, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 cos 1 इज लेस देन 2 cos h इज लेस देन 2। तो ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी होती है, यानी कि 2 cos h 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में। तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी है, 1। तो दिस इंप्लाइज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 cos h इक्वल टू 1। तो हमने क्या देखा कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो 0 इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक आप एफ ऑफ 2 पाई पे चेक कर लो एट x इक्वल टू 2 पाई। एफ ऑफ 2 पाई की जो वैल्यू है वो 2 आगे क्लियर दिख रहा है, cos 2 पाई 1 होता है। एफ ऑफ 2 पाई माइनस, तो बाय डेफिनेशन इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 पाई माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये यहां पर कंफर्म हो गया कि x इक्वल टू 0 पर ये सॉरी f0 तो 2 आया था भाई, मैंने कंटिन्यूअस बोलता डिसकंटिन्यूअस है, हां डिसकंटिन्यूअस ही बोला था, सॉरी सही है डिसकंटिन्यूअस है। f ऑफ 2 पाई माइनस h, तो 2 cos 2 पाई माइनस h, अगेन ये सेम बन गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos h, और ये वैल्यू जो है 1 आ जाएगी। इसका मतलब x इक्वल टू 2 पाई पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो हमने 0 पे चेक कर लिया, 2 पाई पे चेक कर लिया, इसके बाद आप पाई बाई 3, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, पाई, इन सब पे चेक करेंगे, ठीक है। तो इनमें से जो पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं होगा, देखो 0 है डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट, पाई बाई 3 भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आएगा, पाई बाई 2 भी आएगा, 3 पाई बाई 2 भी आएगा, 2 पाई बाई 3 भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 भी है, 5 पाई बाई 3 भी है। केवल आप देखोगे कि जो x इक्वल टू पाई है, x इक्वल टू पाई, ये पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है। अगर आप x इक्वल टू पाई पर वैल्यू फाइंड करते हो, मतलब चेक करते हो कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो देखो इसको हम इजीली चेक कर सकते हैं। x इक्वल टू पाई पर भी, x इक्वल टू पाई, देखो f ऑफ पाई की जो वैल्यू है, f ऑफ पाई वो कितना आएगा, 2 इंटू माइनस 1 यानी कि -2 आएगा। f ऑफ पाई प्लस अगर बात करें, f ऑफ पाई प्लस, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos पाई प्लस h हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो -2 cos h, ये वैल्यू भी -2 आ गई। cos h जो है एक बार चेक कर लो, cos h की वैल्यू cos 1 से 1 के बीच में थी, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी फिर बदल जाएगी, तो -2 से
-2 cos 1, हाँ बिल्कुल सही है, -2 आएगी। और f ऑफ पाई माइनस करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 cos पाई माइनस h, cos पाई माइनस h भी cos के केस में माइनस cos h होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 cos h, ये वैल्यू भी -2 है। तो आप देख सकते हो कि x इक्वल टू पाई पर ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, जबकि बाकी सारे पॉइंट्स पर आप इजीली फाइंड कर लेंगे इसको कि ये डिसकंटिन्यूअस है। तो अब मन में ये चल रहा होगा कि फंक्शन जो है इन सारे पॉइंट्स हम चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो टाइम तो लगेगा भाई, या फिर आप इसका ग्राफ बनाना जल्दी हो जाएगा सब। देखो बेटा यही क्वेश्चन जो है सेम हम ग्राफ से भी कर सकते हैं। 2 cos x का ग्राफ बनाया हमने 0 से 2 पाई के बीच में, फिर जब हम बॉक्स ऑफ fx का ग्राफ बनाते हैं तो क्या करते हैं, इंटीजर पॉइंट मार्क कर लेते हैं ऑन y एक्सिस, तो ये यहाँ पर 1 हो गया, ये -1, और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दो जब तक कि वो ग्राफ को ना कट कर दे, और यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज π/3, ये क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट इज, ये -1 मिल रहा है इस पे, तो π/2 से नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या वैल्यू बनी है, π/2 + π/3, फिर ये एक पॉइंट हो जाएगा, एक ये पॉइंट हो गया, तो π/3 ये बना 2π/3, 4π/3, 5π/3, ठीक है। देखो जब x की वैल्यू 0 से π/3 के बीच में है, ध्यान देना भाई, जब x की वैल्यू 0 से π/3 के बीच में है, π/3 नॉट इंक्लूडेड, तो 0 इंक्लूडेड, तो इसकी जो वैल्यू है, नहीं π/3 को भी इंक्लूड, हाँ इंक्लूड नहीं करना है, तो cos की जो वैल्यू है वो 1 से 2 के बीच में है। जब x की वैल्यू 0 से π/3 है तो cos की वैल्यू 1 से 2 में है, तो इसका मतलब इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी 1 से 2 के बीच में है ना, ये x = 0 पे तो एग्जैक्टली 2 है, ये हो गया 2, तो ये तो ब्लैक हो गया डार्क। जब x की वैल्यू 0 से π/3 लिया आपने, तो आपने देखा कि cos x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में आ गई, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा, तो 1। x = 0 वैल्यू जो है वो 2 मिल रही थी, लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू 0 से राइट में लेके चलते हो तो तुरंत जो है ये इसकी वैल्यू 2 से कम हो जाती है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब 0 जो है वो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। π/3 से अगर π/2 के बीच में देखो आप, तो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है, π/2 नॉट इंक्लूडेड, तो 0 से 1 के बीच में आ रही है, तो क्या वैल्यू बन जाएगी इसकी, तो जब x की वैल्यू 0 से 1 के भी 0 से π/3 होती है तो 1 से 2 था, तो y = 1 बन गया, π/3 इंक्लूडेड। जब π/3 से π/2 लेंगे, π/3 से π/2, इसमें π/3 नॉट इंक्लूडेड, यहां पर ब्लैंक बना दो, और π/2 इंक्लूडेड, तो 0 से 1 के बीच 0। जब x की वैल्यू π/2 से 2π/3 है, π/2 से 2π/3, π/2 नॉट इंक्लूडेड और 2π/3 इंक्लूडेड, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, तो ये y = -1 हो गया। जब x की वैल्यू 2π/3 से 4π/3 के बीच में है, तो ये -2 से -1 के बीच में है, दोनों ही नॉट इंक्लूडेड, तो ये आ जाएगा y = -2, y = -2, समझ रहे ना। देखो जब x की वैल्यू आप 2π/3 से 4π/3 के बीच में लोगे, दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, तो वो वैल्यू -2 से -1 के बीच में रहेगी, यानी कि cos का ग्राफ जो है -2 से -1 के बीच में रहेगा, तो उसका जो बॉक्स वैल्यू होगी वो -2 होगी ना भाई। फिर हम आगे इसके
4π/3 से 3π/2, 4π/3 को इंक्लूड कर लो और 3π/2 को नॉट इंक्लूडेड। तो जब नॉट, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, तो -1 ये यहां पर नॉट इंक्लूड, ब्लैंक बना दो। जब आप 3π/2 से 5π/3 के बीच में लोगे, 5π/3 नॉट इंक्लूडेड, तो ये वैल्यू अगेन 0 आ जाएगी। फिर 5π/3 से अगर आप 2π तक लेते हो, 2π नॉट इंक्लूडेड, तो इन दैट केस ये y इक्वल टू 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 1। और 2π पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली वैल्यू 2 मिलेगी। तो अगर आपने ग्राफ सही बना लिया तो आप देखो यहां पर कहीं, यहां पर पाई था, लेकिन पाई करस्पॉन्डिंग तो आप देख लो, ये सीधा सीधा -2 वाली लाइन है सीधी, इसमें तो कहीं कोई गैप है ही नहीं। तो पाई जो है वो कंटिन्यूटी का पॉइंट है। बाकी इसके अलावा ग्राफ से एकदम क्लियर है, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 2 मिली, फिर एकदम जंप आ गया, तो 0 π/3, अगेन π/2, 2π/3, 4π/3, 3π/2, 5π/3 एंड 2π। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो बेटा इस लेक्चर में हम लोगों ने केवल 5 क्वेश्चन इस पे किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स जो कि खास करके बॉक्स फंक्शन, फ्रैक्शन फंक्शन, सिग्नम फंक्शन से रिलेटेड होंगे। ओके, उम्मीद आप लोगों को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।